सी इंक्वायरी में मैंने क्या बताया था, असेसिंग ऑफिसर इंक्वायरी क्यों कर रहा है, बिकॉज उसको तुम्हारे रिटर्न पे भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो तुमको तुम्हारी सच्ची इनकम जानने के लिए मेहनत कर रहा है कि तुम्हारी सच्ची इनकम ढूंढ के रहूंगा। और उसके लिए क्या क्या करता है, राय नोटिस भेजता है, अदर सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करता है, और जरूरत आन पड़ी तो ऑडिट करवाने का ऑर्डर दे देता है। फिर ऑडिट करने के लिए 4 पॉइंट मैंने बताया था, डकरे डकरे, है ना। फिर मैं चला गया था, इतनी बात हुई थी। ओके, अब सुनो आगे का पॉइंट क्या है। सेक्शन 142 2A में क्या है, अपने को ऑडिट करने का तो उन लोग आदेश देते हैं, लेकिन इन लोग स्टॉक वैल्यूएशन का भी ऑर्डर दे सकते हैं। इस कभी कभी उन लोगों को लफड़ा लगता है ना कि यार इसका इतना सारा स्टॉक है, इसका वैल्यूएशन बराबर नहीं हुआ है, ही इज डाउटिंग द वैल्यू ऑफ योर स्टॉक, तो वो स्टॉक वैल्यूएशन के लिए भी तुमको ऑर्डर करेगा। स्टॉक वैल्यूएशन से क्या लेना देना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। टैक्स इज ऑन इनकम, और बिजनेसमैन की इनकम मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट कैलकुलेशन में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का रोल है ही, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अगर प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नहीं आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नहीं तो नेट प्रॉफिट बराबर नहीं, और वो बराबर नहीं तो गवर्नमेंट के टैक्स को खतरा है। इसलिए कई बार उनको तुम्हारे स्टॉक्स को लेके भी डाउट आता है, खास करके बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, उन लोगों का इतना सारा स्टॉक होता है, तो उसमें भी इन लोग बहुत सारे झोलझाल करते हैं। तो वो लोग अपने को ऑर्डर करेंगे तू तेरा स्टॉक वैल्यू करवा, और किससे करवाना है, कॉस्ट अकाउंटेंट। इधर चार्टेड अकाउंटेंट का रोल नहीं है, किसका रोल है, कॉस्ट अकाउंटेंट। किसी कॉस्ट अकाउंटेंट से स्टॉक वैल्यू करवाना है, वो भी कॉस्ट अकाउंटेंट विल बी नॉमिनेटेड बाय CIT CCIT। ओके, एंड फिर उसकी भी रिपोर्ट should be submitted within the time prescribed by the AO. However, this time can be extended, but the total time should not exceed 180 days. वो सब पॉइंट सेम है। ओनली थिंग इज, पिछले लेक्चर में मैं तुमको ये बता के गया था अपने को ऑडिट करने का बोले, ऑडिट करने का बोलेगा, लेकिन ऑडिट के साथ साथ कभी कभी इन लोग स्टॉक वैल्यूएशन का भी बोलते हैं। ओनली डिफरेंस इज, ऑडिट करवाना है तो इट विल बी थ्रू CA, स्टॉक वैल्यूएशन है तो थ्रू कॉस्ट अकाउंटेंट। ओके, तो सी ये वाला पॉइंट इधर छुपा हुआ था, देखो ये स्पेशल ऑडिट के साथ साथ स्पेशल स्टॉक वैल्यूएशन भी होता है, विच शुड बी डन बाय कॉस्ट अकाउंटेंट नॉमिनेटेड बाय CIT CCIT। तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की, ये पूरी थियरी में देखना CIT CCIT के 3 रोल है। एक तो चार्टेड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट कौन होगा, वो नॉमिनेट करना। सी इधर कितने लोग हैं ना, अपॉइंटेड लिखते हैं, अपॉइंटेड बाय CIT। CA का अपॉइंटमेंट असेसी करता है, पढ़ा होगा ना अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑडिट के सब्जेक्ट में, तो अपॉइंटमेंट तो वो करेगा ना, ये लोग नॉमिनेट करते हैं। तो लैंग्वेज पे बोले माइंड योर लैंग्वेज, तो लैंग्वेज पे ध्यान देना, क्या बोलना चाहिए, नॉमिनेट कौन करता है, CIT CCIT। तो पहला रोल ये था उसका। दूसरा, ऑडिट में खर्चा कितना होना चाहिए, वो भी CIT CCIT डिसाइड करता है, और परमिशन भी CIT CCIT देता है, क्योंकि उसकी परमिशन मिली तो ही ये सब डायरेक्शन इश्यू होते। ओके, ऐसे प्रिसाइसली याद करो। सी मेमोराइजिंग का शौक होना, ऐसा लगना जो सब रट डालो, छप जाना चाहिए। और सी कितने लोग को लगता है सर शौक पालने में कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिकली होना चाहिए, हर सब्जेक्ट हो, कितने बड़े बड़े सब्जेक्ट है, इतना थोड़ी कोई याद रहता है, रहता है याद। अपने दिमाग में कोई 5 GB का कार्ड थोड़ी है, अनलिमिटेड GB है। लिमिट लगती कहां से, अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से। अपने सोच लेते ना इससे ज्यादा नहीं होगा तो बस उधर कैपेसिटी भर जाती है। अदरवाइज यू गॉट अनलिमिटेड कैपेसिटी, जितना चाहिए उतना स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इतना आसान नहीं है, लेकिन डिफिकल्टी तो मैनेज कर लेंगे, एटलीस्ट पॉसिबिलिटी को तो बिलीव करो। डिफिकल्टी इज व्हाट यू हैव टू मैनेज, बट यू टू बिलीव इन द पॉसिबिलिटी कि जितने भी सब्जेक्ट सब छप के स्टोर हो सकते हैं, पूरा का पूरा सब्जेक्ट स्टोर हो सकता है। इट्स डिफिकल्ट बट इट्स पॉसिबल। तो ये हुआ। फिर देखो आगे एक पॉइंट था, टेल मी, ये पूरे 142 में अपने कितने टाइप के लेटर्स आते हैं अपने घर पे लेटर। एक तो राय नोटिस वाला लेटर आता है, वो बोलने में मैं राय नोटिस बोलता हूं, लेकिन इसके अंदर भी 3 किस्म के लेटर है। किसी को बोलते भाई रिटर्न भरो, किसी को बोलते भाई अकाउंट्स भेजो, किसी को बोलते इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करो। सो ये 3 टाइप के लेटर, तीनों का नाम क्या है, नोटिस नोटिस नोटिस। और ये जो लेटर है इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। और इस चिट्ठी को अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया
तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी 10,000 रुपया अंडर सेक्शन 272 कैपिटल ए। नोट्स मत देखो, मुझे देखो, नोट्स तो जिंदगी भर देखनी तुमको अंटिल यू पास, मैं थोड़े टाइम के लिए हूं। तो पेनल्टी अंडर सेक्शन 272 ए, हाउ मच, 10,000। अगर तुमने राय नोटिस को रिप्लाई नहीं किया तो, और स्पेशल ऑडिट को रिप्लाई नहीं किया तो, ओके। और 10,000 इज पर डिफॉल्ट। पर डिफॉल्ट का मतलब क्या मालूम है कि मान लो किसी ने राय नोटिस में उसको तीनों चिट्ठी आई थी, तीनों मतलब कौन सी तीनों, RAI, तो हर चिट्ठी को न रिप्लाई करने का 10,000 है। फिर तुमको मान लो स्पेशल ऑडिट करने का ही बोला, उसको भी रिप्लाई नहीं किया तो उसका अलग से 10,000। मीन्स आई मीन टू से इट इज 10,000 पर डिफॉल्ट, पर डिफॉल्ट, याद रखना, ओके। तो ये देखो इधर लिखा हुआ है, अगर राय नोटिस को रिस्पॉन्ड नहीं किया, डायरेक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं किया, रिस्पॉन्ड नहीं करना मतलब इसको क्या बोलते हैं, तुमने कंप्लाई नहीं किया, नॉन कंप्लायंस। इंग्लिश सीखो, इंग्लिश तुमको आती है लेकिन लीगल इंग्लिश सीखनी पड़ेगी कि नॉन कंप्लायंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) और डायरेक्शन अंडर सेक्शन 142(2)(a shall attract penalty under section 272(a of ₹10,000 पर डिफॉल्ट। ऐसे सेंटेंस से बोलने आना चाहिए। सी मैं क्यों बोल पा रहा हूं, रोज का हो गया ना मेरा, तो तुम लोग के लिए भी रोज रोज रिवाइज करोगे, ये टोन अपने आप ही सेट हो जाएगा, पेपर में अपने आप हाथ चलेगा। नहीं तो मैं थोड़ी कोई ऐसा जबरदस्त पहले से सिखा के आया था, इतना करते करते पढ़ाते पढ़ाते वो टोन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। सो इवन दैट इज पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो। ये हो गया। फिर बाद में एक मस्त क्वेश्चन तुमको पूछ रहा, हिम्मत है तो इसका आंसर देना। एक क्वेश्चन पूछूंगा फिर मैं तुमको प्रोविजन बताऊं क्या है। ये देखो, तुम लोगों ने सुना था कि अपने लेट में लेट रिटर्न कब तक भर सकते हैं, 31 दिसंबर, ये पता है, ओके। फिर 142 वाली इंक्वायरी किस पीरियड में होती है बताओ। काला काला कलर दिख रहा है, काला काला कलर ब्लैक, इस पीरियड में कभी भी 142 वाली चीज हो सकती है, ये बताया था ना मैंने, ओके। तो आंसर, इज इट पॉसिबल कि अपने को राय नोटिस यहां पर आए, राय नोटिस मतलब 142 वाला ही एक प्रोविजन है ना, और एज आई सेड 142 वाला प्रोविजन कैन बी एक्टिवेटेड एनी टाइम टिल द एक्सपायरी ऑफ दैट 12 मंथ्स। सो डू यू एग्री, अपने को राय नोटिस ये डेट को भी आ सकता है जो मैंने हाईलाइट किया है। तो अब बताना, किसी को ना इधर राय नोटिस आया, ये देखो डेट को देखो ना ये, और यहां पर असेसिंग ऑफिसर उसको बोल रहे हैं भाई आपको रिटर्न भरना है, आपका रिटर्न मुझे दिख ही नहीं रहा है सिस्टम में, रिटर्न भरो। और असेसी क्या बोल रहा है, अभी क्या रिटर्न मांग रहा है, रिटर्न भरने की तारीख तो 31 दिसंबर थी लेटेस्ट, एंड असेसी सेइंग मैं तो रिटर्न नहीं भरूंगा। बिकॉज असेसी का आर्ग्यूमेंट क्या है, रिटर्न तो लेट में लेट 31 दिसंबर तक भरते ना, देखो ना बिलेटेड रिटर्न का डेट, लेकिन उसको राय नोटिस की चिट्ठी कब आई, 31 दिसंबर के बाद, ये देखो ना मैंने हाईलाइट किया है। तो टेल मी ऐसे में क्या करना चाहिए, रिटर्न भरना पड़ेगा। तो फिर 31 दिसंबर की इज्जत क्या है, परफेक्ट, खुद से भरना हो ना, खुद से तो मैक्सिमम 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। लेकिन अगर इनकम टैक्स वाले अपने से मांग रहे हैं तो जब मांगे तब देना पड़ता है। तब तुम लोग ये बात लेके मत बैठ जाओ 31 दिसंबर के पहले मांगने का, बाद में नहीं मांग सकता है। अरे वो लोग तो कभी भी मांगेंगे ना, सी वो लोग जागते ही बहुत हुआ लेट है। जैसे ये देखो, मेरी इनकम प्रीवियस ईयर में मैंने कमाई थी, पूरा असेसमेंट ईयर निकल गया, उन लोग के ध्यान में ही नहीं आया। फिर सडनली ये दिख रहा हो 12 महीना वाला पीरियड दिख रहा है, इन दिनों में उन लोग को रियलाइज हुआ कि भाई साहब का रिटर्न ही नहीं आया। तो उन लोग को लेट स्ट्राइक होना इट्स वेरी नेचुरल, बिकॉज दे आर बिजी विद सो मेनी वर्क, सो मच ऑफ वर्क। तो उन लोग को लेट स्ट्राइक हुआ तो वो लोग नोटिस लेट भेजा। अब उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं रिटर्न नहीं भरूंगा, सी खुद से भरना हो ना तो लेट में लेट 31 दिसंबर, लेकिन अगर उन लोग ने डिमांड किया है तो 31 दिसंबर के बाद भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सी इसका एक चार्ट जैसा बन जाना चाहिए माइंड में। देखो रिटर्न्स दो तरह के होते हैं, वॉलेंट्रीली फाइल्ड एंड डिमांडेड। ओके,
वॉलेंट्रीली फाइल्ड हुआ तो लेटेस्ट 31 दिसंबर तक, और डिमांडेड बाय ए हुए तो इट कैन बी डिमांडेड बिफोर 31 दिसंबर ऑल्सो, इट कैन बी डिमांडेड आफ्टर 31 दिसंबर ऑल्सो। बट ऑब्वियसली वो डिमांड करेगा तो इस पीरियड तक ही करेगा, क्योंकि इस डेट तक तो असेसमेंट ही पूरा खत्म हो जाना चाहिए ना। बट 31 दिसंबर की लिमिटेशन आड़े नहीं आएगी। ये देखो, ये चीज मैंने इधर चार्ट के फॉर्म में लिखी है। क्या लिखा है? रिटर्न वॉलेंट्रीली भरा। हाँ, सेक्शन में भी क्या डिफरेंस है में, वॉलेंट्रीली भरते तो क्या बोलते हैं 139(1). क्या पता तुम लोग ने ऑफिस में ये सब काम किए कि नहीं, तो ऑफिस में जब रिटर्न अपलोड करते हैं ना तो खुद भरते तो 139(1) सिलेक्ट करना पड़ता है, ऐसा सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। लेकिन उन लोग ने डिमांड किया है, उसकी रिप्लाई में रिटर्न भर रहे तो 142(1) सिलेक्ट करना पड़ता है। तो डिमांडेड रिटर्न को क्या बोलते हैं 142(1), और वॉलेंट्रीली फाइल्ड है तो 139(1). ओके, और वॉलेंट्रीली भरा तो लेटेस्ट 31 दिसंबर, और डिमांड किया है तो इवन आफ्टर 31 दिसंबर रिटर्न डिमांड कर सकते हैं। और डिमांड किया तो अपने को सबमिट करना ही पड़ेगा, और कितने टाइम में सबमिट करना वो तो नोटिस में लिखा ही होता है। मैंने बता रहा, इनकम टैक्स वाले कभी भी कोई चिट्ठी देते हैं ना तो उसको रिप्लाई करने का टाइम चिट्ठी में ही लिखते हैं। हाँ, कोई कोई जगह लॉ नहीं बता, जैसे डिफेक्टिव रिटर्न है तो उसका तो लॉ नहीं बोल दिया 15 दिन। बाकी ज्यादातर इनकम टैक्स की कोई भी चिट्ठी होती है उसको रिप्लाई करने का टाइम इज रिटन इन द नोटिस। ओके, तो फाइनली अपना 142 का सेक्शन समाप्त। ओके, यस। सी, उसका डाउट क्या, देखो इधर मैंने वॉलेंट्री रिटर्न में 139(1) लिखा है ना। सी, तो इधर डाउट क्या है सर, बिलेटेड होता है तो 139(4) बोलते हैं ना। सी, ये 139(4), 139(5) प्रोविजन बनाने के लिए, मोटा मोटी रिटर्न का मेन सेक्शन 139(1) ही होता है। एनी रिटर्न फाइल्ड बाय असेसी ऑन हिज ओन इज ब्रॉडली नोन एज 139(1) रिटर्न। हाँ, टेक्निकली कानून में प्रोविजन, लेट भरने के प्रोविजन 139(4) में लिखे, रिवाइज करने के प्रोविजन 139(5) में लिखे, डिफेक्टिव रिटर्न को सुधारने का प्रोविजन 139(9) में लिखा है। वो तो क्या बारीक बारीक प्रोविजन है, लेकिन ब्रॉडली बोलने में क्या आता है कि 139(1) का रिटर्न है। नहीं तो क्या, इधर प्रोविजन के लिए चलो सेक्शन अलग बनाने पड़ते, लेकिन ब्रॉड रिटर्न का भी सेक्शन ऐसा हो गया तो उन लोग को सॉफ्टवेयर बनाने में तकलीफ होती है ना। तो तुम लोग सॉफ्टवेयर खोलोगे ना इनकम टैक्स का, जिसमें रिटर्न हम लोग अपलोड करते हैं, तो उन लोग 139(1) ही लिखते हैं। लेट फाइलर के लिए भी, किसके लिए भी, क्योंकि सी खुद से भरा मतलब 139(1). ओके, तो समझा। उसका डाउट क्या था कि सर बिलेटेड में तो 139(4) होता है, ठीक है, प्रोविजंस आर गिवन इन 139(4), बट ब्रॉडली वंस यू फाइल द रिटर्न ऑन योर ओन इट्स कॉल्ड 139(1) रिटर्न, एंड व्हेन दे डिमांड इट्स 142(1) वाला रिटर्न। ओके, या आएगा आएगा। इसका जो डाउट है ना वो बाद में इधर कवर होने वाला है। इधर इससे कुछ ऐसा डाउट पूछा है ना विच इज गोइंग टू टच दिस थियरी, और विच इज अ थियरी ऑफ आगे की, और आगे की थियरी बीच में डालूंगा तो लफड़ा हो जाएगा। ओके, वक्त आने में सब आएगा। मैंने कल ही बोला था ये पूरे जर्नी में ना बीच पीछे बहुत इंक्यूजिटिवनेस होगी, बहुत बार तुम लोग ऑफिस के काम से कनेक्ट करोगे, तुमको लगेगा, लेकिन सी अगर मैं हैपेजर जाने लगा ना सब सत्यानाश हो जाएगा। मुझे एक पर्टिकुलर फ्लो में ही जाना है। ओके, तो सी इधर अपना स्टेटस चेक करो, स्टेटस चेक करना। ये हो चुका है अपना, इंक्वायरी भी पूरी तरह से हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, असेसमेंट। अब असेसमेंट ब्रॉडली दो तरह के होते हैं, एक होता है टाइमली असेसमेंट, एक होता है बिलेटेड असेसमेंट। टाइमली असेसमेंट का मतलब क्या है, वो जो 12 महीने का टाइम मैंने बताया था, मालूम है, असेसमेंट ईयर के बाद 12 महीने का टाइम है, तो 12 महीने के अंदर असेसमेंट हो गया तो बोलते हैं टाइमली असेसमेंट। लेकिन कई बार क्या होता है, वो 12 महीने के अंदर उन लोग असेसमेंट नहीं कर पाते तो वो लोग लेट एक्शन भी लेते। इतना आसान नहीं है इनकम टैक्स वालों के लिए लेट एक्शन लेना, बट ये भी लॉ में लिखा है कि जैसे तुम लोग रिटर्न लेट भर सकते हो, हम भी असेसमेंट लेट कर सकते। हम भी तो इंसान है, जैसे तुम लोग इंसान हो,
तो हम लोग भी अगर टाइमली असेसमेंट ना किए तो लेट असेसमेंट भी करेंगे, लेकिन इतना सिंपल नहीं, उसके लिए कुछ कंडीशन है। बट ये समझा ना, टाइमली असेसमेंट मतलब क्या, वही विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द AY अगर हो गया तो बोलते हैं टाइमली असेसमेंट है, लेकिन उस टाइम के अंदर नहीं हुआ तो लेट असेसमेंट भी होता है। वो कैसे होता है वो सब इधर आने वाला है बिलेटेड में। ओके, तो पहले एक काम करते, पहले इसको निपटाते। टाइमली असेसमेंट के अंदर भी 3 पार्ट है, समरी असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये होने के बाद हम लोग इधर जाएंगे, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। ओके, और पहले ही बता दो ये थियरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस थियरी के अंदर कमांड आना मतलब अपने आप में तुमको प्राउड फीलिंग होगी। ओके, बट स्लोली पहले अपने ये खत्म कर देते, क्या बोलते हैं इसको, समरी असेसमेंट। तो सी हियर सेक्शन 143(1) है समरी असेसमेंट। सी समरी असेसमेंट की स्पेलिंग में ना जबरदस्ती का वर्ड असेसमेंट आया है, एक्चुअली असेसमेंट है ही नहीं। इसमें पता है क्या होता है, हम लोग ने जो रिटर्न फाइल किया ना वो बैंगलोर में कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है, रिटर्न को उन लोग प्रोसेस करते और उसमें कोई छोटी बहुत मिस्टेक्स होती है ना उसको करेक्ट करके थोड़ा बहुत अगर हमने कम भरा होता तो पैसा मांग लेते, मतलब इधर कोई डिटेल कार्रवाई नहीं होती है। सी असली असेसमेंट तो वो होता है ना जिसमें असेसी को वो लोग ड्रिल करते, झूठ मत बोल सच्ची सच्ची बता, मतलब उसको पूरा ड्रिल करके उगलवाते कि तूने झोलझाल किया थे रिटर्न में, सच्ची बता ये कर, वो असली असेसमेंट होता है। लेकिन समरी असेसमेंट इन लोग कुछ इंक्वायरी नहीं करते, कुछ पूछताछ नहीं करते, वो मैन्युअली होता भी नहीं है, इट इज डन थ्रू अ कंप्यूटर। पता है इंडिया में जितने लोग भी रिटर्न फाइल करते हैं ना सबका रिटर्न पहले कहाँ जाता है, बैंगलोर में। बैंगलोर में क्या है अपना, क्या बोलते हैं उसको, सुना होगा ना नाम, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CPC, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर। सेंट्रलाइज्ड मतलब भारत में जितने लोग भी रिटर्न भरते हैं ना उसका एक ही सेंटर है बैंगलोर, और वहां पे रिटर्न्स का प्रोसेसिंग होता है। अब वो प्रोसेसिंग कैसे होता है वही तो तुमको अभी पढ़ाऊंगा मैं, बट दैट इज कॉल्ड समरी असेसमेंट। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड समरी, बिकॉज इट इज डन इन शॉर्ट विदाउट डिटेल कार्रवाई। हम लोग समरी वर्ड कब यूज करते हैं, शॉर्ट में कुछ बोलना है शॉर्ट में, तो ये असेसमेंट शॉर्ट में हो रहा है इसलिए क्या बोलते हैं, समरी। बाकी पढ़ाते टाइम इसमें टाइम ज्यादा जाएगा, एक्चुअल लाइफ ये असेसमेंट बिकॉज शॉर्ट में होता है इसको क्या बोलते हैं, समरी असेसमेंट। ओके, एंड इट इज नॉट डन मैन्युअली बाय असेसिंग ऑफिसर, इट इज डन थ्रू अ सॉफ्टवेयर। ओके, और पता है इन लोग इसका लॉजिक क्या में, ये लोग क्या सोचते हैं, हर असेसी के रिटर्न के अंदर छानबीन करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए जितना हो सके एक बार सबका रिटर्न कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस कर देते, थोड़ा बहुत किसी ने बाई चांस कम भरा होगा तो कुछ तो मिल जावे, हाँ बाद में सिलेक्टेड लोग की इन लोग बैंड बजाते हैं। ओके, तो ये समरी असेसमेंट तो इन लोग सभी का करते हैं, लेकिन बैंड कोई कोई लोग की बजाते हैं, और जब अपनी असली बैंड बजाते हैं ना वो लोग तो उसको क्या बोलते हैं, ये देखो ये बोलते हैं, किधर गया, रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इसमें अपनी पूरी पिटाई होती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, जो भी तुमने कांड किए जो भी झोलझाल किए सब इन लोग उगलवा के रहते हैं। ओके, और इधर भी अपनी पूरी पिटाई होती है, किधर, इनकम एस्केपिंग, बट ये इन लोग लेट एक्शन लिए थे। लेकिन समरी असेसमेंट मतलब असेसी के लिए गुड न्यूज है, तो इधर इन लोग कुछ इंक्वायरी नहीं करते, तुमने जितने भी बड़े लफड़े किए ना वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाता है। बट देर आर फ्यू चेंजेस डन थ्रू द सॉफ्टवेयर। तो सी चेंजेस क्या होते हैं, देखो लुक हियर,